Good morning, everyone. लास्ट क्लास में जो सिखाया था वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया ना? तो वो समझ आ गया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? श्रेयस, तुझे फीलिंग आ गई कि नहीं अभी? ओके ओके। तो हम लोगों को देखो, अब आज रिलेटिव वेलोसिटी में दो चीजें और देखनी है। एक रिवर बोट प्रॉब्लम और दूसरा रेन मैन प्रॉब्लम। तो उसके पहले एक तो जो हमने रेट ऑफ अप्रोच और सेपरेशन देखा था उसका यूज करके, हम लोग एक वो जो थर्ड मेथड था ना, मिनिमम डिस्टेंस निकालने का, तो रेट ऑफ अप्रोच से कैसे कर सकते हैं इजिली, वो एक कराना था ना। तो एक वो करा देता हूँ, फिर हम लोग रिवर बोट और रेन मैन शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम किया था कि अगर कोई एक पर्सन इधर से इधर को जा रहा था और एक कोई इधर से इधर को जा रहा था। ये वाले क्वेश्चन के डेटा क्या थे? ये इधर को कुछ 50 मीटर पे था ना, और ए वाला इधर को कुछ 10 से जा रहा था, और ये इधर को कुछ 20 से जा रहा था ना। तो हमें इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी थी। याद है ये वाला प्रॉब्लम सबको? हमें यहाँ पे डी मिनिमम निकालना था। तो देखो, इसको हम रेट ऑफ अप्रोच या सेपरेशन से कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा हो कि पहले डिस्टेंस कम हो रही हो फिर डिस्टेंस बढ़ रही हो, यहाँ पे क्या होगा? पहले ये पास आएंगे, जब ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो पहले इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी और फिर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। तो जहां पे भी पहले बीच की डिस्टेंस बढ़ रही कम हो रही है, अगर बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो वहां पे क्या होना चाहिए? रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन? अगर बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? रेट ऑफ अप्रोच होगा ना। और फिर थोड़ी देर बाद ये बीच की डिस्टेंस बढ़ने लग गई, तो अब क्या हो रहा होगा वहां पर ना? अब वहां पर रेट ऑफ सेपरेशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो डिस्टेंस कम होते होते फिर बढ़ने लग गई, तो ये जो रेट ऑफ अप्रोच का क्या हुआ होगा? अगर डिस्टेंस कम होती जा रही है तो मतलब रेट ऑफ अप्रोच है, फिर रेट ऑफ अप्रोच से रेट ऑफ सेपरेशन हुआ होगा ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज पहले पास आती जा रही है फिर दूर जाने लगी? तो रेट ऑफ अप्रोच का क्या हुआ होगा? रेट ऑफ अप्रोच जब तक वो पास आ रहा था तब तक तो रेट ऑफ अप्रोच था, फिर धीमे धीमे ये रेट ऑफ अप्रोच कम होता गया होगा और फिर वो जीरो हुआ होगा, फिर क्या शुरू हो गया होगा? रेट ऑफ सेपरेशन है। अगर कहीं पर रेट ऑफ अप्रोच है तो वो पास आता जा रहा है, और अगर रेट ऑफ अप्रोच कम होता जाए और लास्ट में जीरो हो जाए और फिर रेट ऑफ सेपरेशन शुरू हो जाए, तभी ना फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, समझ लो। तो कहीं पर भी अगर डिस्टेंस कम हो रही है और फिर डिस्टेंस बढ़ने लग गई, तो वहां पे क्या होता है? रेट ऑफ अप्रोच शुरू में होता है, बाद में रेट ऑफ सेपरेशन होता है, और ये रेट ऑफ अप्रोच लगातार कम होता जाता है और कम होते होते जीरो हो जाएगा, फिर रेट ऑफ सेपरेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ होगा, जब ये रेट ऑफ अप्रोच जीरो हुआ होगा
तो उसके बाद डिस्टेंस का कम होना बंद हो गया ना, फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो मिनिमम डिस्टेंस कब रही होगी? मिनिमम डिस्टेंस कब बोलोगे, कब रही होगी? जब तक रेट ऑफ अप्रोच है तब तक तो डिस्टेंस कम होती जाएगी ना। अगर आप बोल लो कि अब और डिस्टेंस कम नहीं होगी, मिनिमम डिस्टेंस आ गई, तो रेट ऑफ अप्रोच क्या हो जाना चाहिए? जीरो ना। जब रेट ऑफ अप्रोच होना जीरो हो जाएगा तभी ना और डिस्टेंस कम होना बंद होगा, फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि मिनिमम डिस्टेंस पर रेट ऑफ अप्रोच को जीरो कर देना है ना। बस ये कॉन्सेप्ट लगाओ, तुरंत अब क्वेश्चन हो जाएगा एक लाइन में ना। हमें अब क्या ध्यान रखना है? एट द टाइम ऑफ minimum distance rate of approach will be zero ना। क्योंकि अगर अगर रेट ऑफ अप्रोच जीरो नहीं हुआ तो फिर वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं हुई ना, फिर तो और डिस्टेंस कम होगी। तो हम लोग अब मान लेते हैं कि मान लो कोई टाइम पर जब ये यहाँ पहुंचा था और ये यहाँ पहुंचा था ना, ए वाला यहाँ आया बी वाला यहाँ आया, उस टाइम पर इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, तो उस टाइम का हम रेट ऑफ अप्रोच निकालते हैं ना। अब मान लो ये एंगल कुछ थीटा है, तो इस टाइम का रेट ऑफ अप्रोच कितना बोलोगे? यहाँ पे देखो ए वाला इधर को जा रहा है, बी वाला इधर को जा रहा है, तो रेट ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं? बताओ, रेट ऑफ अप्रोच के लिए क्या करना था? रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी थी along लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी ना, यही करते थे ना, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते थे ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे हाँ, और इसके लॉन्ग वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये अपोजिट एंगल भी 90 माइनस थीटा है, तो वी ए का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? अगर हमें कोई भी लाइन के साथ एंगल पता होता है तो उधर कंपोनेंट क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इंटू कॉस लेते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा। और वीबी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वीबी का ये कंपोनेंट आ जाएगा वीबी कॉस थीटा। ये हो गया वी ए साइन थीटा। तो रेट ऑफ अप्रोच कितना बोलेंगे? वी ए साइन थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा ना। इनमें जो भी इसमें रेट ऑफ अप्रोच हो रहा होगा तो पीछे वाला बड़ा होगा और आगे वाला छोटा होगा ना, तो इसको आगे लिखना है, इसको पीछे। मैग्नीट्यूड लिखना है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करना है। अप्रोच कब हो पाएगा? जब पीछे वाला फास्ट आ रहा हो ना, आगे वाला स्लो जा रहा हो। तो हमने मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड लेना है, और ये बराबर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो अब आप इससे क्या लिख सकते हो? वी ए मतलब 10 साइन थीटा माइनस 20 कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो आ गया 10 साइन थीटा इक्वल टू 20 कॉस थीटा। तो हमें पता चल गया कि मिनिमम डिस्टेंस कब है? जब tan थीटा 2 हो चुका है ना। आपको अब एंगल पता चल गया, मिनिमम डिस्टेंस कब है? जब tan थीटा 2 है। अब आप आराम से डी मिनिमम निकाल सकते हो ना। अब डी मिनिमम के लिए आप क्या सोचोगे? देखो, जब ये ए बी वाला यहाँ पहुंच चुका है, ए वाला यहाँ पहुंच चुका है, तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो रखी है? भावेश देखो, अब ये वाला पार्ट पूछ रहा है या ये वाला पार्ट? ये समझ आ गया है तुझे कि मिनिमम डिस्टेंस जब होगी तब रेट ऑफ अप्रोच को जीरो कर देना है। अब हमने क्या किया यहाँ पर? रेट ऑफ अप्रोच निकाला ना। मान लिया कोई टाइम पर वो रेट ऑफ अप्रोच
हम निकाल रहे हैं ना, जब ये मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो कुछ ये एंगल थीटा मान लिया है। और रेट ऑफ अप्रोच निकालना लास्ट टाइम सिखाया था, तो बस वही कर दिया है। रेट ऑफ अप्रोच क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो मैंने इसका इधर कंपोनेंट निकाला, इसका इधर कंपोनेंट निकाला और रिलेटिव वेलोसिटी निकाला ना। अब मॉड लगाया तो कोई से कोई को सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्या हो जाना चाहिए? रेट ऑफ अप्रोच 0। तो इससे थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब देखो थीटा आ गया। और मान लो ये सब टी टाइम पर हो रहा है, तो टी टाइम पे हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची होगी? ये वाला ऊपर को 20t आ चुका होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बची होगी? 50 माइनस 20t ना। और ये कितनी डिस्टेंस हो चुकी है? 10t। और हमें पता है कि tan थीटा में ये थीटा जो है अभी 2 है, तो हम यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लगा देंगे। tan थीटा इक्वल टू 10t अपॉन में 50 माइनस 20t। ये वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ से t आ जाएगा। एक मिनट यार, ये पेन कभी कभी गड़बड़ चलने लगता है। तो अब यहाँ से देखो हम t निकाल लेंगे ना। 10t इक्वल टू 100 माइनस 40t। तो 50t इक्वल टू आया 100। तो t इक्वल टू आया 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे डिस्टेंस मिनिमम हो रखी है। तो यहाँ पे अब वैल्यू डाल देंगे। 10t की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 10। तो ये अब डिस्टेंस निकाल सकते हो। 20 पता है, 10 पता है, तो अब ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी पाइथागोरस से। कुछ समझ आया हमें क्या करना है? एक बार हमें ये थीटा निकल गया कि किस थीटा पे ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो आगे का तो आप आराम से tan थीटा में t की टर्म में डाल करके सॉल्व हो जाएगा ना। इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो पास आ जाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो रेट ऑफ अप्रोच 0 हो जाएगा ना, फिर और पास नहीं आएंगे। तो रेट ऑफ अप्रोच निकाल के 0 कर दो। अब इससे देखो हमने लास्ट टाइम एक और प्रॉब्लम किया था ना, वो वाला भी कर देता हूँ। देखो वो भी इजिली हो जाएगा। ये नोट कर लो पहले। लास्ट वाला मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, मुझे डेटा उतना याद नहीं है, आप मुझे एक बार करेक्शन करा देना अगर कुछ गड़बड़ हो तो। क्योंकि वही वाला करते हैं ना जो लास्ट टाइम किया है, तो पता रहेगा कि हाँ यही आंसर आना है। मान लो यहाँ पे ए वाला पार्टिकल था, ये इधर आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। बी वाला यहाँ पे था, वो इधर आ रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। और डिस्टेंस ये शायद सेम ली थी हम लोगों ने, 100 तो हमें निकालना था कि ये मिनिमम डिस्टेंस पे कब आ जाएंगे। यही था ना क्वेश्चन। तो हम लोग फिर से वैसे ही सोचेंगे, हम मान लेंगे कि कोई टी टाइम बाद वो मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे। तो ये मान लो तब तक हम मानेंगे कि यहाँ आ चुका है और ये यहाँ आ चुका है, और ये डिस्टेंस मिनिमम हो गई है, और ये एंगल कुछ थीटा है। ये एंगल थीटा होगा तो इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ए की इधर को, बी की इधर को वेलोसिटी वी बी है, और ए की इधर को वेलोसिटी वी ए है। तो इस टाइम पे रेट ऑफ अप्रोच कितना बोलेंगे?
रेट ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? रेट ऑफ अप्रोच के लिए क्या करोगे, इनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग दोनों के कंपोनेंट लोगे, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, वी बी कॉस थीटा, और वी ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। रिजॉल्व करना सबको याद है ना, लाइन के लॉन्ग जब थीटा एंगल जिसके साथ रहता है उधर कॉस लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी रहते हैं और रिलेटिव निकालना है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? और ये बराबर आ जाएगा 0 के। सही है ना, ये यहां तक सबको समझ आया? वी ए की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 10 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 20 कॉस थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा -2। ना माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने जिधर थीटा लिया है उधर नहीं है, उसके दूसरे साइड है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये ए वाला भी आपने इधर माना है, बी वाले को इधर माना है ना, तो या तो ए वाला इधर आ चुका है या फिर बी वाला इधर आ चुका है। tan थीटा का मतलब है कि कोई एक हुआ होगा, या तो ये इधर या तो ये इधर। ठीक है, समझो। तो यहाँ पे देखो हम ये वाला फास्ट आ रहा था ना, 20 वाला फास्ट आ रहा है, तो 20 वाला ही पहले इधर जाएगा ना, तो हम ये मानेंगे कि ये इधर आ चुका और ये अभी इधर है। अगर हमको मतलब ये डायग्राम में चेंज करना रहेगा ना, या तो ए को इधर करना है या बी को इधर, तो कौन सा पॉसिबल है, पहले ए इधर आएगा या पहले बी इधर आएगा, ये फास्ट जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब ए अभी यहाँ पहुंचा था तब तक बी इधर पहुंच गया है, और इनको ये जो मिलाने वाला एंगल था, हमने देखो ये वाई एक्सिस से एंगल लिया था ना, ये थीटा है ना। अब इसको आप प्लस में ले सकते हो ना, अगर इसी डायग्राम में सॉल्व करोगे, इसी डायग्राम में सॉल्व करोगे तो थीटा को हमेशा tan थीटा को माइनस में लेके सॉल्व करना है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं ना, अलग से डायग्राम नहीं बनाते हैं, इसी में कर दो सॉल्व। अब ये वैल्यू कितनी कितनी बोलोगे, ये वैल्यू कितनी बोलोगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 10t, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20t, और tan थीटा किसके बराबर आएगा यहाँ पर ना, इसी ट्रायंगल में सॉल्व करो, tan थीटा किसके बराबर है, दिस साइड अपॉन दिस साइड ना, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 10t अपॉन 100 माइनस 20t, और ये बराबर किसके आया है, -2 के ना। अभी आप कुछ डायग्राम चेंज नहीं करो ना, जो tan थीटा आया है बस उस डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, tan थीटा की जो भी वैल्यू है वो रख दो। तो अब ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 10t इक्वल टू -200 प्लस 40t, तो इसको हम इधर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 300 इक्वल टू 50t, t इक्वल टू 6 सेकेंड। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूं? अब हमें टाइम आ गया ना, अब टाइम आ गया तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको नए डायग्राम में दिखा लेते हैं। 6 सेकेंड में बी कितना चल चुका होगा, बी की स्पीड 20 है ना, तो 6 सेकेंड में वो कितना चल जाएगा 120 मीटर, 120 मतलब बी वाला इधर आ गया है ना, बी वाला यहाँ पर यहाँ आ गया है, ये 20 मीटर है ना, 120 चला तो 100 ये प्लस 20, और ए वाला कितना चल देगा 6 सेकेंड में 60 मीटर, तो अभी वो यहाँ पर होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई 40 मीटर। अब ए और बी दोनों का
ये डायग्राम में डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, डी मिनिमम निकालना है, तो डी मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट में 40 और 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यही आया था ना आंसर। कहाँ पे प्लस बोल रहे हो? अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में, देखो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में अगर एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है और वहां रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि एक पार्टिकल इधर को v1 से आ रहा है और एक इधर को v2 से आ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव कैसे निकालोगे? रिलेटिव निकालोगे तो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, और मान लो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना है तो v1 माइनस माइनस v2, रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, और अगर अपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट करने में दो बार माइनस आएगा, ये माइनस एक ये v2 का माइनस, तो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो जहां पे भी दो अपोजिट वेलोसिटी और रिलेटिव निकाल रहे हो तो वहां प्लस हो जाता है। अबे भावे साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ी लगा रहा हूँ ट्रायंगल में, बहुत पीटूंगा तुझको, ऐसी बातें कर रहा है। इतनी बार वेक्टर रिजॉल्व करना सिखाया है, मैं वेक्टर रिजॉल्व कर रहा हूँ या साइन थीटा टेन थीटा लगा रहा हूँ ट्रायंगल में? हम लोगों ने क्या सीखा है, कोई भी अगर लाइन है उससे अगर कोई वेलोसिटी है थीटा एंगल पर, तो इधर को वेलो उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा ना। ऐसे ये एक लाइन है और इधर को va जा रहा है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना आएगा, va cos 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल है उसका कॉस ना, इसमें मैं थोड़ी साइन थीटा कॉस थीटा लगाऊंगा, तो v साइन थीटा आएगा ना। ये भावेश ऐसे सोच रहा है ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये साइड निकालनी है, ये साइड गिवन है, ये थोड़ी कर रहा हूं वे। अब एक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट का मतलब हुआ कि यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हाइपोटेन्यूस दिखेगा ना, और ये आपको निकालना है। कोई भी लाइन का पर कोई वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, उसके हेड से परपेंडिकुलर डाल दो। तू क्या कर रहा है, तू इसी को सोच रहा है, ये पूरी लाइन कोई कंपोनेंट सोच रहा है। ठीक है, तो ये मेथड थर्ड सबको समझ आ गया ना। मेथड थर्ड में हम लोग ऐसे रेट ऑफ अप्रोच निकालेंगे। देखो ये सब थोड़ा सा अभी जो पार्ट चल रहा है थोड़ा सा टफ है, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। आप नोट्स लिख लो अच्छे से और उनको घर पे एक बार खुद से सब सॉल्व करो ना, जब खुद से सॉल्व करोगे तब जाके चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देख लो इसमें कैलकुलेशन वगैरह कम है ना, कम सोचना है, आराम से सॉल्व हो रहा है, बट वही है कि थोड़ा चीजें समझ आनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम में हमें क्या देखना है कि मान लो बारिश हो रही है,
ऊपर से रेन ड्रॉप्स आ रहा है ये लाइन के लॉन्ग ना, सब रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं इस लाइन के लॉन्ग, और नीचे अपना चिंटू है वो जा रहा है। तो अब चिंटू पे बारिश आ रही है, चिंटू को बचने के लिए अब अपना अम्ब्रेला किधर को पकड़ना पड़ेगा। अगर मान लो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा हुआ है तो क्या वो बच पाएगा? रेन ड्रॉप्स अगर ऐसे आ रहे हैं तो वो नहीं बचेगा। तो हमें अब ये देखना है कि चिंटू के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप किधर को आ रहे हैं। चिंटू पहले ये देखेगा कि उसको रेन ड्रॉप किधर से आ रहे हैं उसके ऊपर, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट में अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा ना। अगर रेन ड्रॉप इधर आ रहे होंगे तो उसके अपोजिट में होल्ड करेगा। तो ये सब हमें देखना है। हाँ भावेश, वो भी एक ऑप्शन है, बट अभी रेन कोट अवेलेबल नहीं है, वो बारिश में निकल गया है, तो अब उसको बचना है तो क्या किया जाए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चिंटू ऑब्जर्वर रहेगा ना। मान लो ये जो बारिश हो रही है ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ रही है, तो इसके दो कंपोनेंट बना दोगे ना। इधर को आ जाएगा रेन का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा वी आर साइन थीटा ना। ऐसे दो कंपोनेंट आ जाएंगे, और आदमी ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रहा है। तो हम इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो वी आर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, नीचे को पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं तो क्यों ऊपर को प्लस लें, नीचे को है तो नीचे ही ले लेते हैं। समझो ना, मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे को लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऊपर को कोई चीज आनी नहीं है, तो क्या फायदा ऊपर को हम प्लस वाई लें और नीचे को माइनस वाई। तो वी आर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ये पॉइंट सबको क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करना। और आदमी की स्पीड कितनी बोलेंगे, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है वी एम आई कैप। अब अगर पर्सन ऑब्जर्वर बनेगा, अगर पर्सन ऑब्जर्वर बनेगा तो वो क्या निकालेंगे, वी आर एम निकालेंगे ना। ये जो गिवन है ये सब क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब जब पर्सन रेन को देखेगा तो मतलब पर्सन ऑब्जर्वर है ना, उसके ऊपर रेन किस स्पीड से आती दिखेगी, किस वेलोसिटी से। तो उसके लिए हमें क्या निकालना रहेगा, वी आर एम, मतलब वी आर माइनस वी एम। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, आई को आई से सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा ना, ऐसे आ जाएगा। तो अब आदमी को क्या दिख रहा होगा, आदमी को दिख रहा होगा कि भाई मैं तो रुका हुआ हूं, केवल रेन आ रही है। और रेन की क्या क्या कंपोनेंट उसको दिख रहे हैं। आदमी सोच रहा है कि भाई मैं तो रुका हुआ हूँ, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा क्या सोचता है कि मैं रुका हुआ हूँ, रेन आ रही है। रेन का उसको आई कैप मतलब एक्स वाला कंपोनेंट कितना दिख रहा होगा रेन का, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम दिख रहा होगा ना। और वाई वाला कंपोनेंट कितना दिख रहा होगा, वी आर कॉस थीटा दिख रहा होगा ना। ये बात सबको समझ आ रही है? तो इनका जो भी नेट दिखेगा ना, अगर इसका नेट जो है कुछ इधर को आ रहा होगा तो उधर कोई उसको रेन जाती दिखेगी ना। जो भी इन दोनों कंपोनेंट का नेट आएगा उधर को रेन ड्रॉप्स आती दिखेंगी। मैंने एक रेन ड्रॉप का दिखाया, ऐसे सारी रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही होंगी इसी लाइन के लॉन्ग। तो अगर पूछा जाए रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है, ये फाई एंगल। तो फाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम अपॉन में वी आर कॉस थीटा ना। फाई के लिए ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी है ये। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर अगर कभी आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि रेन ड्रॉप वर्टिकल आती दिख रही है पर्सन को, तो वर्टिकल आती कब दिखेंगी पर्सन को,
हाँ ना, जब वर्टिकल आती दिख रही है मतलब वाई एक्सिस में रेन ड्रॉप दिख रही है, मतलब एक्स वाला पार्ट 0 है। तो जब भी पर्सन की स्पीड और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होगा उस टाइम पे रेन वर्टिकल आती दिखेगी ना। अगर यहाँ पर इफ वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम, देन रेन will appear vertical। अगर मान लो इसमें वी आर साइन थीटा से वी एम ज्यादा हो, अगर यहाँ पे वी एम इज ग्रेटर देन वी आर साइन थीटा, तब क्या होगा? पहले एक सेकेंड, ये वाले केस से पहले ये ऊपर वाला केस और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर वी आर साइन थीटा और वी एम इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ये रेन ड्रॉप आगे बढ़ता है उतना ही ये भी आगे बढ़ता है ना। तो इसलिए आदमी को क्या दिख रहा है कि रेन बस सीधे नीचे आ रही है ना, रेन ड्रॉप भी आगे आ रहा है, ये भी आगे आ रहा है। तो इसलिए रेन ड्रॉप आदमी के लिए ये वाला कंपोनेंट दिख ही नहीं रहा है ना, केवल ये कंपोनेंट दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा ना। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आदमी मान लो यहाँ है, रेन ड्रॉप यहाँ है, अब रेन ड्रॉप ऐसे चल रही है, तो जितनी रेन ड्रॉप आगे बढ़ता जा रहा है, मान लो रेन ड्रॉप यहाँ पहुंची तो आदमी एकदम उसके नीचे ही पहुंचेगा, फिर रेन ड्रॉप यहाँ पहुंची तो आदमी यहाँ पहुंचा। हाँ? तो हमेशा जितना रेन ड्रॉप आगे बढ़ रहा है उतना ही पर्सन भी आगे बढ़ रहा है। तो आदमी को क्या लग रहा है कि रेन ड्रॉप अभी मेरे सर के ऊपर इतने हाइट पे थी, पर इतने हाइट पे आई, फिर इतने, मतलब रेन ड्रॉप सीधे नीचे आ रही है ना। ये कब दिखेगा? जब ये और ये इक्वल होंगे, जितना रेन आगे जा रही है उतना ही पर्सन आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। ये बात समझ आ रही है सबको, क्यों आदमी को वर्टिकल आती दिख रही है रेन? श्रेयस फील आ गया तुझे? वेरी गुड। तो अब देखो और क्या क्या केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। हमने देखा कि भाई पर्सन जो है उसको रेन का, तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। मान लो हमने देखा कि ये जो पर्सन है इसको क्या दिख रहा है कि रेन का ये वाला कंपोनेंट कितना दिख रहा है, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, और ये वाला कंपोनेंट कितना दिख रहा है, वी आर कॉस थीटा ना, और वो खुद को रुका हुआ दिख रहा है। तो अगर इसमें ऐसा हो जाए कि आदमी की स्पीड ज्यादा है वी आर साइन थीटा से, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा? ये वाला जो पार्ट अगर ज्यादा है इससे तो ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव मतलब इधर हो जाएगा ना। तो उस टाइम पर आदमी को क्या लग रहा होगा कि रेन जो आ रही है, हाँ सामने से आती दिखेंगी ना, ये इधर से आती दिखेंगी। अब वीएम बड़ा है, वी आर साइन थीटा छोटा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ये वी आर कॉस थीटा। तो रेन जो होंगी वो सामने से आते दिखेंगे ऐसे कुछ फाई एंगल पर। आदमी को सारे रेन ड्रॉप ऐसे आगे से आते दिखेंगे फाई एंगल पर, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम माइनस वी आर साइन थीटा अपॉन में वी आर कॉस थीटा ना। ट्रायंगल में लगा दिया ना, ट्रायंगल में ये साइड ये दी हुई है, ये दी है, ये फाई निकालना है।
और एक केस और क्या पॉसिबल है कि वी आर साइन थीटा बड़ा हो वीएम से। जब विंड वगैरह तेज चलती है तो ये वाला कंपोनेंट बड़ा आता है ना, अगर ये कंपोनेंट बड़ा है वीएम से तो ये ऐसे ही दिखेगा ना, अगर ये बड़ा है इससे तो ये रेन ड्रॉप ऐसे ही दिखेगा ना। तो उस केस में ये वाला कंपोनेंट इधर ही होगा, ये वाला इधर ही होगा, तो रेन पीछे से आती दिखेगी फिर ना, सारे रेन ड्रॉप ऐसे फाई एंगल पे पीछे से आते दिखेंगे ना। रेन ड्रॉप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पर है, बट पर्सन को फाई एंगल पे आते दिखेगी ना। और tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी ना, ये वाली साइड मतलब ये वाली मतलब ये, समझो ना। ये जो है हमारा वी आर साइन थीटा माइनस वी एम है, और ये कितना है वी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना रहेगा ना। आप वी आर को लिख दो वेक्टर फॉर्म में, वी एम को वेक्टर फॉर्म में लिख दो, फिर देख लो कि क्या दिख रहा है ऑब्जर्वर को। अब इस पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। जब भी वी आर साइन थीटा ज्यादा होगा तो रेन आदमी को पीछे से आती दिखेगी, तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा ना। अगर रेन वर्टिकल से फाई एंगल पे आ रही है तो अम्ब्रेला भी कैसे होल्ड करना पड़ेगा, वर्टिकल से फाई एंगल पर, जिधर से रेन आ रही है उसी के अपोजिट ना। जब आगे से आ रही होगी तो हमें यहाँ आगे को होल्ड करना पड़ेगा फाई एंगल पर। नोट हो गया। अब चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ पर्सन इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इफ रेन ड्रॉप्स appears to him falling with speed 5 meter per second in vertical direction, then find ठीक है, चेक करते हैं अभी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेन ड्रॉप जो है वो पर्सन को 5 मीटर पर सेकेंड से आती दिख रही है इन वर्टिकल डायरेक्शन, और पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वी एम की वैल्यू दी हुई है 10, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख लेंगे 10 आई कैप। और रेन को क्या लिख लेंगे, रेन हम लोग मानेंगे कि ऐसे रेन आ रही है कुछ वी आर स्पीड से और वर्टिकल से थीटा एंगल पर, तो ये कंपोनेंट हो गया वी आर कॉस थीटा,
ये हो गया वी आर साइन थीटा। तो रेन को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वी आर इक्वल टू वी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना दिख रहा होगा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप प्लस वी आर कॉस थीटा जे कैप। और हमें उसको केवल रेन वर्टिकल में दिख रही है, वर्टिकल में दिख रही है मतलब ये वाला पार्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो इसका मतलब हो गया वी आर साइन थीटा माइनस वी एम इज इक्वल टू जीरो। तो वी आर साइन थीटा कितना आ गया इससे, वो 10 आ गया ना। और उसको दिख कौन सी रही है, जब ये वाला पार्ट जीरो है तो दिख कौन सा रहा है, ये वाला ना। तो इसकी वैल्यू दी है, ये कितना दिया है 5 ना, वो दिख रहा है ना, जे के लॉन्ग 5 से आता दिख रहा है, मतलब वी आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5। वी आर कॉस थीटा 5 है, तो हमें वी आर चाहिए, तो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो वी आर आ जाएगा 150 ना। तो 5 रूट सॉरी 125, तो ये 5 रूट 5 आ जाएगा। सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है। इसमें अगर हमें ये भी पूछा जा सकता था कि रेन कितने एंगल पे आ रही है, ये बताओ ना, रेन का ग्राउंड से अगर हम देखें तो किस एंगल पे आ रही है, तो मतलब थीटा निकालना है। तो आप इन दोनों इक्वेशन है, इनको डिवाइड कर दो ना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 ना। मतलब रेन एक्चुअल में ग्राउंड से देखें, एक्चुअल में रेन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, थीटा एक tan इनवर्स 2 एंगल पर। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना, रेन मैन वाले प्रॉब्लम एकदम आसान होते हैं ना, बस वी आर लिखो वेक्टर फॉर्म में, वीएम लिखो वेक्टर फॉर्म में, कर दो सॉल्व ना। आदमी को ऑब्जर्वर बना के, जो ऑब्जर्वर बनेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, वेक्टर लगा दो, आगे का फिर सॉल्व कर दो। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इसमें, ये नोट हो गया। आयुष यहाँ चमत्कार हो गया है, वी आर साइन थीटा 10 था, वी आर कॉस थीटा 5 था, तो वी आर की वैल्यू रूट 125 आ गई है। अबे स्क्वायर करके ऐड करो ना, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो वी आर का स्क्वायर और इधर क्या आएगा 100 प्लस 25 125, फिर स्क्वायर को इधर कर दो तो अंडर रूट आ जाएगा। करना कैलकुलेशन करना है भाई, कर ले वो। चलो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। अबे श्रेयस देख, बोला गया है कि रेन ड्रॉप पर्सन को किधर को आती दिख रही है, पर्सन को किधर को आती दिख रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। इफ रेन ड्रॉप अपीयर्स टू हिम, उसको जो दिख रही है वो किधर दिख रही है, वर्टिकल में। वर्टिकल में कब दिखेंगी, जब केवल वाई वाला कंपोनेंट होगा या एक्स और वाई दोनों होगा। श्रेयस बता, श्रेयस शिंदे ना। अगर एक्स वाला भी होगा तो फिर वो
वर्टिकल नहीं दिखेगा ना, हमें बोला गया है कि वाई में दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ाया कि वर्टिकल में कब दिखता है, रेन ड्रॉप वर्टिकल में कब दिखती है, जब वी आर साइन थीटा और वी एम इक्वल होते हैं ना, तब वर्टिकल में दिखती है। तो वही चीज बोली गई है क्वेश्चन में, तो ये आए वाले पार्ट को 0 कर दिया। अब देखो एक स्टेप इस क्वेश्चन में और बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा और इसको चेंज कर देंगे, टफ कर देंगे। अ पर्सन मूविंग विथ स्पीड 10 meter per second finds that rain is coming in vertical direction. When he increases his speed to 15 meter per second, then rain appears to him at angle 30 degree with vertical. Find velocity of rain with respect to ground. तो कोई इसमें क्या दिया गया है, कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से जब चल रहा था तब उसको क्या दिख रहा है कि रेन वर्टिकल में आ रही है। फिर जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 15 कर ली, जब उसने स्पीड 15 कर ली तो रेन अब उसको कितने पे आती दिख रही है, विथ एट एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल ना। तो अब हमें बताना है कि रेन की वेलोसिटी क्या रही होगी ग्राउंड से। एक चीज तो सब लोग याद रख लो ना कि जब भी कोई को रेन वर्टिकल आती दिखेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वी आर साइन थीटा इक्वल टू 10। मतलब रेन का जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला एक्स वाला कंपोनेंट, और आदमी का वेलोसिटी दोनों इक्वल है। जब पर्सन 10 से चल रहा है और रेन वर्टिकल में आती दिख रही है, मतलब रेन का भी उस टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट था वो 10 था। यहाँ पे दो केस है ना। पहला केस जब वीएम की वैल्यू 10 है, जब आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो उसको क्या दिख रहा होगा, रेन कैसे आती दिख रही होगी, ये रेन वी आर स्पीड से आ रही है, ये थीटा एंगल है, आदमी वीएम से जा रहा है। तो फिर से आप वैसे ही करोगे, वी आर कॉस थीटा वी आर साइन थीटा ना। फिर वेक्टर फॉर्म से जब सोचोगे तो आदमी को रोक दोगे और ये वाला कंपोनेंट कितना दिखेगा, अब मैं फिर से पूरा लिख नहीं रहा हूं ना, ये दिखेगा वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, और ये कितना दिखेगा, वी आर कॉस थीटा। अभी आदमी को क्या दिख रहा है, जब आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो आदमी को केवल ये कंपोनेंट दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ कि वी आर साइन थीटा इक्वल टू है वी एम के, और वी एम कितना था अभी 10, तो मतलब वी आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमें 10। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है, वी आर साइन थीटा की वैल्यू 10 है। ये तो आपको क्वेश्चन में लाइन देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि रेन वर्टिकल कब आती दिखेगी, जब रेन का हॉरिजॉन्टल और आदमी की स्पीड सेम रही होगी। फिर उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा करके अब 15 कर दी। अब अगर ये वेलोसिटी 10 से, अभी तक दोनों इक्वल थे, अब अगर ये इसको आप बढ़ा दोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव रहेगा निगेटिव हो जाएगा। अगर आप वीएम को बढ़ा के 10 से 15 कर दोगे, 10 पे ये दोनों इक्वल थे, तो अब निगेटिव हो जाएगा ना। निगेटिव मतलब अब ये कंपोनेंट इधर नहीं दिखेगा, इधर को दिखेगा ना। तो अब क्या दिख रहा होगा जब आपने वीएम की वैल्यू 15 कर दी, तो अब ये रेन ड्रॉप का ये वाला कंपोनेंट इधर को दिख रहा है। अब ये कितना दिखेगा, वी एम माइनस वी आर साइन थीटा। वी एम की वैल्यू है 15 और वी आर साइन थीटा की वैल्यू है 10। ये निकाला ना, वी आर साइन थीटा 10 है ना, ये हमने निकाल दिया ना, ये 10 है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये वाला कंपोनेंट अब 5, और नीचे को ये कितना है, वी आर कॉस थीटा। तो अब ये बोला गया ये वर्टिकल से रेन कितने एंगल पे आ रही है वो दिया हुआ है। ये वर्टिकल से रेन कितने एंगल पे आ रही है, ये फाइव एंगल पे आ रही है। फाइव की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री। क्वेश्चन में देखो यही दिया है ना कि बाद में 30 डिग्री पे रेन आती दिख रही है। तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं tan फाइव इक्वल टू, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी आई है, ये सॉल्व किया ना इसको 5, ये वाली साइड 5 है, और ये वाली साइड निकालनी है ना, ये एंगल पता है। तो हम बोलेंगे tan फाइव इक्वल टू ये वाली साइड मतलब 5 अपॉन में वी आर कॉस थीटा, और ये बराबर है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी डालोगे, फाइव की वैल्यू यहाँ डाल दो ना, यहाँ फाइव डाल दोगे 30 डिग्री तो 1/√3। तो इससे आ गया वी आर कॉस थीटा की वैल्यू 5√3। वी आर कॉस थीटा आ गया, वी आर साइन थीटा हमने पहले ही निकाल रखा है। वी आर साइन थीटा कितना आया था 10। तो अब वी आर निकालना है तो क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 5√3 का स्क्वायर करोगे तो 75 प्लस 100, तो 100 इंटू 1 मतलब 175 आया। अच्छा वेलोसिटी पूछी है ना, ठीक है, अगर स्पीड पूछी होती तो फिर हम इसको अंडर रूट से निकाल लेते। अंडर रूट से निकालते तो ये कितना आ जाता, 5√7 ना। और अगर वेलोसिटी पूछी है तो हम कैसे बता देंगे, वी आर की वैल्यू कैसे बता देंगे, 10 i कैप प्लस 5 j कैप, जहाँ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में और वाई एक्सिस नीचे है। समझो ना, वी आर साइन थीटा अगर हमारा 10 है, मतलब ये वाला एक्स वाला 10 है, और ये वाला कितना आया, सॉरी 5√3, ये 5√3 है यहाँ पर, और नीचे वाला 5√3 आया। कुछ समझ आया क्या क्या कर दिया मैंने, बाउंस तो नहीं हो रहा है। अब बस हमारा और थोड़ा सा रह गया है, रिवर बोट प्रॉब्लम।
आधा घंटा बचा है, वो खत्म कर लेते हैं, फिर ये आज हो जाएगा चैप्टर। अबे देखो, वी आर कॉस थीटा दिया है और वी आर साइन थीटा दिया है, और वी आर निकालना है, तो यहाँ पे मैजिक करना पड़ता है। भावेश, अब ये अपना होमवर्क वाले बुक में, मॉड्यूल में हो एग्जाम्पल्स होंगे ना, एग्जाम्पल्स ट्राई करना, कोर्स भी खत्म करना है ना। होमवर्क करोगे तो उससे आ जाएगा। और सिद्धेश ये देख ना भाई, वी आर कॉस थीटा दिया, वी आर साइन थीटा दिया, तो स्क्वायर करके ऐड कर दोनों को। सोनाली ने क्या पूछा, लास्ट डायग्राम में एंगल भी तो। सोनाली अनम्यूट कर, फिर बता क्या पूछना चाह रही है। सोनाली अनम्यूट करके बताओ। सिद्धेश तू बस स्क्वायर करके ऐड करना, वी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। आर्यन, विंड अगर देखो बाई चांस विंड आएगी ना, तो विंड का भी एक कंपोनेंट इसमें ऐड कर दोगे ना। इधर को अगर विंड आ रही है तो प्लस वी डब्ल्यू और हो जाएगा, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ ना। वी आर साइन थीटा को वी आर साइन थीटा प्लस वी डब्ल्यू लिख दोगे, आएगा, कर लोगे ना। अभी थोड़ा जितना आज सिखाया उतना कर लो और होमवर्क करो ना, बाकी चीजें आप खुद ही सोच लोगे फिर। हाँ हाँ श्रेयस। सोनाली, मैं तेरा डाउट समझ नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट करके बोल ना। हाँ सर। हाँ बताओ। सर वो जो लास्ट डायग्राम है वहां पे जो एंगल है वो तो फाई है, तो हाँ, कंपोनेंट्स थीटा में कैसे लिए गए? अरे देख, मैंने यहाँ पे निकाल लिया कि ये रेन का ये कंपोनेंट थीटा के टर्म में इतना है और ये इतना है थीटा के टर्म में। अब फिर मैंने जब दूसरी जगह देखा तो कम थीटा के टर्म में ये पूरा कितना दिख रहा था, इतना, और ये वाला तो सेम दिखेगा ना। अब देख, अगर ये और ये सेम है, अगर ये दोनों, ये साइन वी आर साइन थीटा रहता है, ये वी आर कॉस थीटा, तब रेन थीटा एंगल पे आती। बट अभी तो ये चेंज हो गया है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल इतना दिख रहा है, तो रेन का एंगल भी अब चेंज हो जाएगा ना। समझ जाइए। हेलो। अरे अभी अनम्यूट करके रख भाई, बार बार पहले बता दे, समझ गई तब फिर अनम्यूट कर। सोनाली, नहीं सर। देख ऐसे समझ, मान ले इसकी वैल्यू कुछ आ गई है 10 और इसकी वैल्यू कुछ 5√3, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कुछ भी हम्म। न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं कहीं पर भी, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 5√3 है तो 5√3 दिखेगा ना। हाँ हाँ। भले ही मैंने उसको थीटा का टर्म में लिखा है, लेकिन जो भी ये वैल्यू है वो तो उतनी ही दिखेगी, ये जितनी वैल्यू है ये उतनी ही दिखेगी। अब इन सब का जब नेट ले रहा हूं तो वो नया नेट कितने एंगल पे आ रहा है, फाई एंगल पर ना, क्योंकि ये ओके पूरा ओके, वैल्यू समझा चेंज हो गया ना, समझा। क्योंकि उसमें वीएम और इन दोनों का नेट लेना पड़ा। पहले ये अकेला था, अब इन दो का नेट है, तो ये अलग एक्स है, ये अलग वाई है, तो इन दोनों का नेट कुछ पाई एंगल पे आ रहा है। ओके सर, समझा। ओके। भावेश, जब तू तेज भागेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। पहले देख, आदमी 10 से चल रहा था, बाद में 15 से चलने लगा ना। हाँ, दोनों एंगल मैन के रिस्पेक्ट में, जो फाई रहता है वो मेन मैन के रिस्पेक्ट में है, और थीटा जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। थीटा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और फाई दोनों जगह मैन के रिस्पेक्ट में है। देख भावेश, पहले केस में फाई यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ना। पहले केस में जब आदमी रुका रहता है, चलता ही नहीं, तो रेन पीछे से आती है ऐसे।
लेकिन जब 10 से चलना शुरू किया तो रेन सीधे गिर रही है, और फास्ट चलना शुरू किया तो रेन आगे से आ रही है। यहाँ पे रेन ऐसे कुछ आ रही थी, रेन ऐसे आ रही है, तू खड़ा है तो रेन बस ऐसे आती दिखेगी, लेकिन भागने लग गया तो ये कंपोनेंट सेम हो गए तो रेन वर्टिकल आती दिखेगी, और फास्ट भागेगा तो रेन ऐसे आती दिखेगी। कभी बारिश वगैरह में स्कूटी वगैरह चलाओ, अगर आप फास्ट चलाओ तो रेन देखो ऐसे सामने से आके फेस पे टकराती है ना। जब भी फास्ट स्कूटी चलाओ, नॉर्मल कंडीशन में आपको ऐसे आगे से ही आके दिखती है, किधर भी रेन हो आपको यही लगेगा कि सामने से रेन आ रही है। तो वो ये वाला केस रहता है ना, आदमी की स्पीड ज्यादा रहती है और रेन की कंपोनेंट कम रहती है, तो ऐसे आता है। ठीक है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम नोट करके अच्छे से आप घर पे खुद से सॉल्व करो ना, हो जाना चाहिए क्लियर ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो बताना मुझे ना। अब हम लोग रिवर बोट स्टार्ट कर रहे हैं, अब बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगला चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये वाला थोड़ा सा ये ट्रिकी है, अगले वाले में थोड़ा सा आपका दिमाग कम चलेगा तो भी काम हो जाएगा। अब देखो अगला है हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो कोई मान लो ये रिवर है, ये इधर को फ्लो कर रहा है वी स्पीड से, और इसमें कोई पर्सन है या बोट है जो कि कुछ वीएम वेलोसिटी से स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर ना। वीएम यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, और वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ना। अब मान लो कोई ऑब्जर्वर अगर रिवर के किनारे खड़ा है तो उसको जो पर्सन स्विम कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी ना, ये कोई ऑब्जर्वर है ना, उसको पर्सन की वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी। ये ऑब्जर्वर मतलब ये ग्राउंड पे खड़ा है ना, तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। अगर पर्सन रिवर में, स्टिल रिवर में वीएम वेलोसिटी से चल सकता है और रिवर वीआर वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी। हाँ, दोनों का वेक्टर एडिशन ना, वीएम प्लस वीआर ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो वो कितना दिखेगा, वी एम प्लस वी आर ना, दोनों का वेक्टर एडिशन दिखेगा ना। और ये क्या लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, ये ग्राउंड है ना, रिवर की जो वेलोसिटी दी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। जो यहाँ आदमी खड़ा है उसको रिवर वीआर स्पीड से फ्लो करती हुई दिख रही है, मतलब ये ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो कितना आएगा, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो है वी आर, ये वी आर जी है ना, रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सेम ही है, उसको वी आर बोलो या वी आर जी बोलो ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो। तो ये कितना आएगा, वी एम वैक्टर प्लस वी आर वैक्टर माइनस वी आर वैक्टर। ये दोनों सेम है ना, वी आर और वी आर जी सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे,
तो कितना दिखा? मतलब जो पर्सन की स्टिल वाटर में स्पीड होगी वही रिवर के रिस्पेक्ट में भी हमेशा दिखेगी। जब रिवर देखेगा पर्सन की स्पीड तो वो अपनी थोड़ी देखेगा, बस जो पर्सन की वही देखेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमेशा कि क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है इन स्टिल वाटर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों सेम चीज है। ये आप नोट लिख लो, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to river is same as ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? फिर देखो यहां पर अगर कोई पर्सन रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर रिवर उधर कोई अगर जा रहा है तो हम बोलते हैं वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। और अगर वो रिवर के अपोजिट जा रहा है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वो कैसे जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। और अगर रिवर ऐसे जा रही है और पर्सन ऐसे जा रहा है तो इसको बोलते हैं वो अप स्ट्रीम जा रहा है। नोट कर लो यहां तक। अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा तो आदमी की नेट वेलोसिटी कितनी दिखेगी? नेट वेलोसिटी आदमी की कितनी दिख रही होगी? वी प्लस वी आर ना। और अप स्ट्रीम के टाइम पे नेट वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी? माइनस वी आर। या स्क्रॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई इसमें। इधर लिख देता हूं, ये वाला नहीं दिख रहा है ना, ये वी नेट लिखा है ना, वी नेट इक्वल टू माइनस वी आर। ये केमिस्ट्री वाले एमके सर जो है वो वन नोट पे पढ़ाते हो तो तुम लोग को दिखता कैसे कहाँ पे वो समझा रहे हैं? वो माउस का दिखता होगा कर्सर, उसमें वो कर्सर दिखता होगा ना। अबे नो बोल लो, अगर तुम लोग को दिखेगा नहीं तो समझोगे कैसे सर कहाँ की बात कर रहे हैं? दिखता है भाई, दिखता तो दिखना तो चाहिए। कर्सर दिखता होगा ना, जैसे अभी दिख रहा है। ये मैंने अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे लिखा हुआ रखा हुआ है।
अच्छा, सिर्फ डॉट दिखता है। ओके, इसी चक्कर में मैंने वन नोट यूज नहीं कर रहा हूँ यार। मेरे को ये लगता है कि चलो इसमें समझाने में ये कम से कम ये स्पॉटलाइट है, इससे आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया ये, चलें आगे। अब देखो, हमें यहाँ पे रिवर वाले प्रॉब्लम में क्या करना रहेगा, ऐसे कोई रिवर दिया रहेगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये वाले प्रॉब्लम तो 1D के क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर लोगे ना। दिक्कत कहाँ पे आएगी, जहां पे रिवर क्रॉस करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, रिवर क्रॉस करने से रिलेटेड। तो वहां पे क्या करना रहेगा, आप ऐसे एक्सिस बना लोगे। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है और उसको रिवर क्रॉस करना है, तो आप यहाँ पे एक्सिस बना लोगे। मान लो आपने इधर को एक्स एक्सिस बना लिया और इधर को वाई एक्सिस बना लिया। रिवर की विड्थ कुछ W है ना। तो अब अगर मान लो पर्सन कुछ थीटा एंगल पे चलना शुरू करता है, पर्सन मान लो इधर को कुछ चलना शुरू करता है Vm वेलोसिटी से। Vm मतलब कौन सी वाली वेलोसिटी, जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड होती है ना, वो वाली से थीटा एंगल पे चलना शुरू करता है। तो उसके अब दो कंपोनेंट आएंगे, y में Vm cos थीटा और इधर को Vm sin थीटा। और साथ में रिवर की वेलोसिटी भी है ना, रिवर भी उसको अपने साथ ले जाना चाहेगा। तो अगर हम अभी Vm को वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो Vm को वेक्टर फॉर्म में कितना लिखोगे, Vm को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो कितना आएगा, माइनस Vm साइन थीटा आई कैप प्लस Vm cos थीटा जे कैप। ना, ये अभी हमने Vm लिखा और Vr कितना है यहाँ पर, कुछ Vr आई कैप है। तो नेट वेलोसिटी पर्सन की कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी जो नेट वेलोसिटी होगी पर्सन की, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नेट मतलब जो ग्राउंड से दिखेगा, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, स्टिल वाटर वाली स्पीड प्लस रिवर वाली स्पीड, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आई को आई में ऐड करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस Vm साइन थीटा प्लस Vr आई कैप प्लस Vm cos थीटा जे कैप, ऐसे आ जाएगा ना। अब देखो यहां पर अगर पर्सन की हमें नेट वेलोसिटी पता चल गई और अगर उसको रिवर को क्रॉस करना है, तो रिवर को क्रॉस करना है तो उसको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ना। तो हम यहाँ पे अब सब कुछ कंपोनेंट में सोचेंगे ना, एक्स वाला सब अलग सोचेंगे, वाई वाला अलग सोचेंगे ना। हम यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि हमें पता है कि एक्स का वाई से कोई रिलेशन नहीं है, वाई का एक्स से कोई रिलेशन नहीं है। तो पर्सन की एक्स में वेलोसिटी कितनी आ गई है, पर्सन की एक्स में वेलोसिटी आ गई है माइनस Vm साइन थीटा प्लस Vr, और y में वेलोसिटी आई है Vm cos थीटा। अब अगर उसको रिवर को क्रॉस करना है तो y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, कितना रिवर क्रॉस करने के लिए चलना पड़ेगा, जितना विड्थ है कि नहीं। तो हमें अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम क्या टाइम निकाल सकते हैं कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा वो।
ना, इतने टाइम में क्रॉस हो जाएगा। अब जब इतने टाइम में वो क्रॉस होगा तो वो पहुंचेगा कहाँ पर? क्या आप यहां से चला है तो यहां पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी भी है ना, वो एक्स वाली वेलोसिटी उसको अपने साथ एक्स में ले जाएगी ना, एक्स वाली वेलोसिटी उसको अपने साथ एक्स में ले जाएगी। तो एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? एक्स में जो भी वेलोसिटी है इनटू टाइम। टाइम कौन सा वाला? ये जो इधर निकाला है हमने टाइम ना, ये वाला टाइम यहाँ रख देंगे ना, ये वाला टाइम हम लोग यहाँ रख देंगे। अब ये एक्स में डिस्प्लेसमेंट इधर को भी हो सकता है, निगेटिव एक्स में भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये प्लस में है या माइनस में है। अगर ये माइनस में हुआ तो वो कहां पहुंच जाएगा? इधर कहीं पहुंच जाएगा। एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट फिर इधर आएगा ना। और अगर ये वाला पार्ट प्लस में हुआ तो वो फिर कहीं इधर पहुंच जाएगा, एक्स वाला फिर डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, और जीरो भी हो सकता है अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर वी आर और वी एम साइन थीटा इक्वल हो जाए। सिद्धेश अनम्यूट करके बता कहां पे नहीं समझ रहा है तुझे, अनम्यूट कर। देखो यहाँ Vx में ये वाला पार्ट माइनस है, ये वाला पार्ट प्लस है, तो ये पूरी वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। माइनस का क्या मतलब हुआ कि x वाला कंपोनेंट इधर को है। अगर x वाला कंपोनेंट इधर है तो x में किधर किधर चला जाएगा? इधर जाएगा ना। अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता तो x वाला कंपोनेंट इधर होता तो फिर वो इधर कहीं आ जाता। y वाला तो यही रहेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट में y वाला पार्ट तो यही रहेगा, लेकिन x वाला पार्ट पॉजिटिव x मतलब इधर, निगेटिव x मतलब इधर, इधर मतलब यहां पर। सिद्धेश बता तुझे कहां नहीं समझ रहा है? सिद्धेश कहाँ गया? बोलो बेटा, कहां नहीं समझ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। अबे बोलोगे, कहाँ गए? माइक नहीं काम कर रहा? अरे यार, देख ना भाई, इसमें बस समझने जैसा क्या ही है। ये अगर निगेटिव में रहेगा एक्स वाला कंपोनेंट तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्स फिर निगेटिव में मिलेगा ना। अगर ये पॉजिटिव में रहा तो एक्स पॉजिटिव में मिलेगा ना। तो फाइनल जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो वी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो उस टाइम पे जो पर्सन होगा कहीं, ये मान लो रिवर है ना, इधर हमने एक्स एक्सिस लिया, इधर वाई एक्सिस लिया है, तो वो पर्सन कहीं इधर दिखेगा ना। ये एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, वाई वाला तो हमेशा डब्ल्यू ही होगा। अगर यहाँ पे वी एक्स वाला कंपोनेंट पॉजिटिव हुआ तो उस टाइम पे पर्सन जब यहां से चलेगा तो वो कहीं ऐसे जाएगा, ये एक्स वाला पार्ट उसका प्लस में आएगा उस टाइम पर। ये हमेशा ध्यान रखो कि जो x वाला होता है उसका y से कोई रिलेशन नहीं है ना, y वाले का x से कोई रिलेशन नहीं है। बस टाइम आप कॉमन ले सकते हो ना, इधर से टाइम निकाल के इधर यूज कर सकते हो, या इधर से निकाल के इधर यूज कर सकते हो। टाइम तो सेम ही रहेगा, लेकिन x में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका इधर से कोई मतलब नहीं है ना। तो x का बस वेलोसिटी देखो, अगर वो प्लस में है तो वो प्लस में जाएगा, माइनस में है तो माइनस में जाएगा। और अगर vx जीरो हो गया, तीसरा केस इधर लिख देता हूँ ना, ये चलूं अगले पेज पे। नहीं नहीं, ये सब याद नहीं रखना है ना, बस तरीका समझ लो ना, याद नहीं रखना है इससे ये सब। बस आप ध्यान रखो कि हम x में अलग लिख लेंगे, y में अलग लिख लेंगे, x को अलग सॉल्व करेंगे, y को अलग सॉल्व करेंगे।
ये रिवर बोट वगैरह ये सब शुरू में थोड़ा सा लगता है कि अरे ये क्या क्या करना पड़ रहा है, बाद में लगेगा क्या इजी है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। ना फिर तीसरा एक पार्ट क्या हो सकता है कि Vx 0 हो जाए। अगर Vx 0 हो जाएगा तो x में डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हो जाएगा, x में डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब फिर वो किधर जाएगा, y डायरेक्शन में ना। y डायरेक्शन मतलब अब सीधे वो यहाँ पहुंच जाएगा, पर्सन यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब अगर कभी भी आपको बोला जाए कि भाई आपको अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो मतलब आपको क्या करना है, Vx को 0 कराना है। Vx 0 कब होगा, Vx की वैल्यू कितनी आई है, -Vm साइन थीटा प्लस Vr, ये 0 हो जाना चाहिए। मतलब -Vm साइन थीटा इक्वल टू -Vr, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, Vr/Vm। मतलब अगर वो y एक्सिस से इतने एंगल पे चलना शुरू हुआ ना, y एक्सिस से, देखो ये थीटा क्या है, y एक्सिस से एंगल है ना, अगर वो इतने एंगल पे चलना शुरू हुआ तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा ना। ये हमने थीटा निकाल लिया ना, इतने अगर एंगल पे चलेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, अपोजिट पॉइंट पे। अब यहाँ पे अगर देखो आपको पूछा जाए कि इस रिवर में सबसे कम डिस्टेंस क्रॉस चल के अगर हमें रिवर क्रॉस करना है तो वो कौन सा डिस्टेंस हो सकता है, सबसे कम डिस्टेंस में अगर हमें चल के रिवर क्रॉस करना है तो यही वाला हो सकता है ना, कि सीधे ये वाला चले केवल y में, x में चले ही नहीं ना। अगर वो x में चलेगा ही नहीं, केवल y में रहेगा, तभी सबसे कम टाइम, सबसे कम डिस्टेंस में कवर होगा ना। वो कब हो रहा है, जब ये x वाला पार्ट 0 है ना, जब x वाला पार्ट 0 है तब वो y में जा रहा है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि कंडीशन क्या है अगर हमें रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है, तो आप यही कंडीशन बताओगे ना, कि वहां पे साइन थीटा Vr/Vm होगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस कर जाएगा ना। इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, कंडीशन टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कम से कम डिस्टेंस चल के रिवर को क्रॉस करना है, तो साइन थीटा बराबर होना चाहिए Vr/Vm। हाँ, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम है ना भावेश, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अभी ना। अभी यहाँ पे पर्सन जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वहां डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। अब देखो हमने जो अभी टाइम निकाला था रिवर को क्रॉस करने का, टाइम कितना आया था, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये आया था ना, देखो W/Vm cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये टाइम आया हुआ है। अगर आपको पूछा जाए भाई कि ये जो टाइम है, ये टाइम की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, टी की मिनिमम वैल्यू, इसमें देखो W को आप चेंज नहीं कर सकते ना, रिवर का आप कुछ नहीं कर सकते, रिवर की जो विड्थ है सो है। आदमी की एक कैपेसिटी होती है, आदमी की कैपेसिटी है कि वो Vm स्पीड से ही स्विम कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं। आप चेंज क्या कर सकते हो, थीटा, स्विम करने का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ना। तो मैं इस थीटा को अगर वेरी कराऊं तो किस थीटा, किस कॉस थीटा की वैल्यू के लिए टी की वैल्यू मिनिमम होगी ना, जब थीटा 1 हो ना, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये पूरे रेशियो की वैल्यू मिनिमम होगी ना। अगर टाइम हमें मिनिमम चाहिए तो नीचे वाला पार्ट जो कॉस थीटा है वो मैक्सिमम चाहिए, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब थीटा उस टाइम पे कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर टाइम हमें कितना मिल जाएगा, टाइम की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, W/Vm। इससे कम टाइम में आप रिवर को क्रॉस कर ही नहीं सकते ना।
ना रिवर को अगर आपको क्रॉस करना है तो वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर रिवर को हमें क्रॉस करना है तो वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। वाई में डब्लू तो चलना ही है, और वाई में लेके कौन जाएगा, ये जो वीएम का कंपोनेंट आया था। अब अगर ये वीएम पूरा पूरा इधर लगाओगे तब जाकर के आप कम से कम टाइम में क्रॉस कर पाओगे। कंपोनेंट लगाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। पूरा वीएम इधर कर दो ना। थीटा जीरो मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे चलना शुरू करो। अगर हम ऐसे चलना शुरू करेंगे तब कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएंगे। नोट करो इसको। ये रिवर वाला तो आज कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी थोड़ा रह गया है, प्रॉब्लम भी कराने इसमें। तो अब नेक्स्ट क्लास में रिवर का करा दूंगा। फिर अगर डाउट रहा तो डाउट देखूंगा, नहीं तो लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा। अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा ना, अभी 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। ये वाला जो टाइम वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेने दो। ये नोट कर लो जल्दी। अब एक चीज ये बताओ कि जब टाइम मिनिमम है तो क्या डिस्टेंस कवर्ड भी मिनिमम होगा? अगर टाइम मिनिमम है तो क्या डिस्टेंस कवर्ड मिनिमम है? नहीं, देखो दोनों की कंडीशन अलग अलग आई। टाइम मिनिमम चाहिए तो थीटा कितना चाहिए, 0 डिग्री। और डिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो थीटा कितना चाहिए, VR/VM। क्या दोनों के लिए सेम थीटा है? नहीं है ना। तो मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो डिस्टेंस मिनिमम होगा या टाइम मिनिमम होगा। आप देखो, जब आपने थीटा 0 रखा तो इसका मतलब आप किधर को चलना शुरू कर रहे हो। अगर आदमी ऐसे चलना शुरू करेगा तब थीटा 0 होगा। तो अब ये जो VR है ये तो अब भी है ना। इस टाइम पे अगर मैं x में वेलोसिटी देखूं तो कितना आएगा, VR आएगा ना। और y में कितना आएगा, VM। समझो ना आप, पर्सन का वेलोसिटी इधर है और रिवर का भी तो है ना। तो नेट वेलोसिटी पर्सन का कितना है, VR I कैप प्लस VM J कैप। मतलब x में कितना है VR और y में कितना है VM। तो ये वाला तो रिवर क्रॉस करा देगा y डायरेक्शन में, और रिवर की वेलोसिटी उसको अपने साथ आगे ले जाएगी। ये कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब हमने वाई डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो क्या हमारा एक्स वाला वेलोसिटी 0 है? नहीं है 0 ना। एक्स में तो अभी VR वेलोसिटी है ना। तो टाइम तो ठीक है हमने निकाल लिया। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, VX/T। VX मतलब VR, और टाइम कितना है, W/VM। मतलब पर्सन जो होगा कहीं इधर पहुंच जाएगा ना, ये एक्स में इतना आगे चला जाएगा ना। रिवर उसको अपने साथ आगे फ्लो करा के ले जाएगी ना। इसको हम बोलते हैं, ये इतना यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया। ये जो एक्स आता है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। वो आगे को जाना चाह रहा है बट रिवर उसको अपने साथ आगे ले गई। वो रिवर क्रॉस करना चाह रहा था, इधर जाना चाह रहा था, बट रिवर उसको अपने साथ ड्रिफ्ट करा के यहाँ ले गई। तो ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में पर्सन इस लाइन के लॉन्ग जाएगा। कुछ चमक रहा है या क्या लग रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में, ये जा रहा है इधर पहुंच रहा है उधर? कुछ फील हो पा रहा है या लग रहा है कुछ कुछ भी हो रहा है? ध्रुविल देखो, आपको एक्स और वाई में सोचना है ना। अपना डेली वाला लॉजिक नहीं लगाना है, डेली लाइफ का एक्स का अलग सोचना है, वाई का अलग। आपने एक्स में आपने स्पीड निकाली और टाइम पता है तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट निकालो।
ना। टाइम निकालने के लिए वाई को यूज करो। लास्ट केस में देखो उसका पर्सन इधर को स्विम कर रहा है लेकिन रिवर इधर ले जा रहा है, तो नेट वो इस लाइन के लॉन्ग जा रहा होगा, उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो अभी इधर को होगी ना। ये उसकी नेट वेलोसिटी होगी ना। नेट वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखोगे, वी आर आई कैप प्लस वी एम जे कैप। रिवर में जाते ही रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना पर्सन में, तो वी आर भी है वी एम भी है, तो नेट वो ऐसे जा रहा होगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पर टाइम मिनिमम लगा लेकिन उसको चलना इतना पड़ा है, तो ये डिस्टेंस मिनिमम नहीं है ना। दोनों एक साथ नहीं होते, या तो टाइम मिनिमम करा लो या डिस्टेंस मिनिमम करा लो, कोई एक ही पॉसिबल है ना, दोनों पॉसिबल नहीं होते। जब डिस्टेंस मिनिमम थी तब का टाइम निकालना होगा तो क्या करोगे, टाइम देखो हमारा क्या आया था, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ना। अब ये वाला पार्ट कर रहा हूं ना, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे साइन थीटा पता है तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू डाल दूंगा। कॉस थीटा लिख सकता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भावेश, ब्रिज से तो वो जा सकता था, बट इतना ज्यादा बारिश हुआ है ना कि बाढ़ आ गई है, ब्रिज ब्रिज सब टूट गया है, तो अब क्या करे बेचारा, जाना ही पड़ेगा उसको ऐसे। देख रहे हो ना आजकल बिहार वगैरह और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्या हालत चल रही है। यार वो घर पे रह सकता है लेकिन घर पे अभी है नहीं, वो बाहर गया था काम से और बाढ़ आ गई, अब उसको घर जाना है तो इसलिए रिवर क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ये पूरा देख लो टाइम पूरा क्रॉसिंग का कितना आ गया, तो ये टाइम जो है ये मिनिमम टाइम नहीं है ना। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है रिवर में, यही मेन है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको पूछा जाएगा कि कम से कम डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करना है किधर चलें, तो आप ये एंगल बताओगे। फिर पूछा जाएगा टाइम बताओ, तो टाइम बताने के लिए साइन थीटा पता रहेगा तो कॉस थीटा निकाल लोगे। अभी तो हमने सिंबल में किया ना, सिंबल में किया, अगर ये वैल्यू दी होती तो साइन थीटा आ जाता, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कॉस थीटा की डाल दोगे, आ जाएगा टाइम। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों एक साथ मिनिमम नहीं होगा, आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है ना। नॉर्मल अपना लेमैन टाइप हम सोचते हैं तो हमें यही लगता है कम डिस्टेंस चलेगा तो कम टाइम लगेगा, हम ऐसे सोचते हैं ना, बट ऐसा होता नहीं है ना। दोनों एक साथ मिनिमम नहीं होंगे, अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो टाइम ज्यादा लग जाता है ना, और अगर हम टाइम मिनिमम कराएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ जाता है। इस टाइम पे पूछा जाए डिस्टेंस कितना चलना पड़ा तो क्या बताओगे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी बोलोगे, ये हमारा W है और ये X है, तो डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ी, अंडर रूट में W² प्लस X² ना, हाइपोटेन्यूस निकालोगे। बस अब एक लास्ट नोट लिख लेते हैं, बस फिर अब लोग आज का खत्म करते हैं। अब लास्ट नोट हमें बस ये लिख लेना है कि जब भी हमें डिस्टेंस को कम से टाइम को कम रखना है, टाइम को कम रखना है तो हमें कैसे चलना है, हमें चलने को ट्राई करना है कि हम इधर जाएं, भले ही हम जा पाए या ना जा पाए वो अलग बात है, तो पर्सन इधर को चलना शुरू करेगा।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, अक्रॉस द रिवर। अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो उसके परपेंडिकुलर आपको ट्राई करना है। अबे सब कैलकुलेशन सही है सिद्धेश, सही से तू सॉल्व कर ले, यही आंसर आएगा ना, सब कैलकुलेशन सही किया हुआ है ना। तो जब भी हमें ऐसे चलना होता है तो हम इसको बोलते हैं हम अक्रॉस द रिवर स्विम करेंगे। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो किधर को चलो, तो या तो आप अगर एक्सिस बना के बताओ कि वाई एक्सिस के लॉन्ग चलो, या दूसरा तरीका है अक्रॉस द रिवर स्विम करो। अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर के परपेंडिकुलर स्विम करो ना। तो अब इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं ना, टू क्रॉस river in minimum time one should swim। स्विम की स्पेलिंग क्या होती थी, सही लिखा है, वन शुड स्विम across the river। across the river का मतलब वाई डायरेक्शन में ना। आपको स्टेटमेंट में ऑप्शन में ऐसे क्रॉस द रिवर लिख के आएगा तो पता होना चाहिए कि वाई डायरेक्शन को ही ऐसे बोला जा रहा है। अबे यार कुछ भी, अब तू 10-10 पेज की कॉपियां लाएगा तो 2-3 लग जाएंगी, थोड़ा ढंग की कॉपी लेके आ। ये देखो पहला चैप्टर है और ये बहुत बेसिक है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ाना पड़ता है और काफी कुछ पढ़ाना पड़ता है। हाँ अभी लेसन खत्म हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा, 2-3 इसके प्रॉब्लम कराने हैं, फिर ये खत्म होगा। बाकी आगे के चैप्टर अब जल्दी जल्दी खत्म होंगे, पहला चैप्टर ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसको कराने में देखो करीब मेरे को 30 लेक्चर लग गए ना, 30 लेक्चर मतलब बहुत ज्यादा है। कराने को मैं 10-12 में भी करा सकता था, बट वही है बहुत चीजें कट करनी पड़ती। अब पहला टॉपिक में ही कट कर दूंगा तो फिर तुम लोग को फील नहीं आएगा, आगे के चैप्टर इतना नहीं लेंगे। आगे के लेक्चर ऐसे ही 10-10 12-12 लेक्चर में खत्म होते जाएंगे अब। हाँ भावेश चैप्टर भी बहुत बड़ा था और मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ाना था ना, जल्दी जल्दी पढ़ाता तो उतना मजा नहीं आता। यूनिट एंड डायमेंशन अभी बाद में कराऊंगा, वो तो छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर का टॉपिक है, कर देंगे बाद में। जब अपना पहला मेजर टेस्ट होगा सितंबर में रखेंगे मेजर टेस्ट ना, उसका भी डेट बताना है तुम लोग को। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज कर लो ना, आज और कल का लेक्चर था, ये 2 लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करो, सारी चीजें खुद से नोट करो, बिना देखे हुए सारी चीजें नोट करो, लिख लिख करके देखो, जहां डाउट है वहां पर फिर देखो ना। अच्छा बोलता हूँ सर को, 2 घंटे में क्या, ऐसा आधा घंटे में फर्क पड़ जाएगा यार। हाँ सिद्धेश, अभी तक मैंने बस काइनेमेटिक्स सिखाया है और वेक्टर का वीडियो डाला था, अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। कुछ भी पार्थ, आधे घंटे में तो यार ऐसे ही टाइम कट जाता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, सर को बोलता हूँ, सर को था कि मुझे 2 घंटे लग जाते हैं पढ़ाने के लिए उसमें। ठीक है, अच्छा करवा दूंगा, नेक्स्ट वीक से करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से पक्का करा दूंगा 1.5 घंटे का। ठीक है, फिर अब आज का सेशन क्लोज करते हैं।
ना होमवर्क में आप रेन मैन वाले प्रॉब्लम जो हेडिंग में दिए होंगे वो कर लेना, वो अलग से हेडिंग पड़े होंगे ना, रेन मैन प्रॉब्लम, वो हेडिंग के अंडर वाले प्रॉब्लम ट्राई कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेना ना, सॉल्व एग्जाम्पल भी ना, बस अब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। श्रेयस आज भी तुझे मजा आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, आज तो मुझे लग रहा था पता नहीं कितना बाउंस हुआ होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय बाय।